हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिंस बुक के बारे में। कई बार हम किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमें इसे परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। ये सोच हमें जकड़ लेती है और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। इसे ही इनर्शिया कहा जाता है, यानी जड़ता या ठहराव। इसका सबसे आसान इलाज ये है कि अपने स्टैंडर्ड्स को कुछ कम कर दिया जाए। सोचिए, जब आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे कि पेंटिंग या गिटार बजाना, तो अगर आप ये सोचेंगे कि पहली बार में ही आपको किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसा बनना है, तो आप शायद कभी शुरू ही ना कर पाएं। आपको लगेगा कि आप अच्छे नहीं हैं और आप ये सोचकर खुद को रोक लेंगे कि जब तक आप परफेक्ट ना हो जाएं, तब तक इसे करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स कम कर दें और बस एक छोटा सा डूडल बना लें या एक सिंपल धुन बजाने की कोशिश करें, तो आप शुरुआत कर लेंगे। एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसी तरह जब हम किसी बड़े टास्क के बारे में सोचते हैं तो वह इतना भारी लगने लगता है कि हम उस पर काम ही नहीं कर पाते। मान लीजिए आपको एक 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है और आप ये सोच रहे हैं कि इसे बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। ये सोचते ही आपको लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है और आप टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगेंगे। लेकिन अगर आप यह सोचें कि बस पहला पैराग्राफ ही लिखना है, चाहे वह कैसा भी हो, तो आप काम शुरू कर पाएंगे। हमारा दिमाग फिनिश लाइन देखने में ज्यादा दिलचस्पी लेता है, लेकिन जब वह यह देखता है कि वह बहुत दूर है तो वह डर जाता है। इसे दूर करने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपने पहले कदम को आसान बना लें। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो आप ये मत सोचिए कि आपको रोज 1 घंटे की वर्कआउट करनी होगी। बस ये सोचिए कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करनी है। जब आप स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो शायद आपको खुद ही लगे कि कुछ और कर लिया जाए। पूर्णतावाद कई बार प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन कभी भी एक झटके में नहीं आता। वह धीरे धीरे बार बार कोशिश करने से आता है। पहली ड्राफ्ट हमेशा खराब होती है, पहली कोशिश हमेशा औसत होती है और पहला कदम हमेशा अस्थिर होता है। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लें और खुद को यह अनुमति दें कि आप शुरुआत में औसत काम कर सकते हैं, तो आप इनर्शिया को हरा सकते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह पहली बार में ही बिना गिरे दौड़ने लगता है? नहीं, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और धीरे धीरे चलना सीखता है। अगर वह यह सोच ले कि जब तक वह बिना गिरे नहीं चल सकता तब तक वह कोशिश ही नहीं करेगा, तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। हमें भी यही माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम कम स्टैंडर्ड्स रखेंगे तो हमारा काम बेकार होगा, लेकिन यह सही नहीं है। शुरुआत करना किसी भी टास्क का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है और अगर आप उस हिस्से को आसान बना लें तो आगे का सफर खुद ही आसान हो जाता है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे एडिट कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अपनी स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप बस यह सोचते रहेंगे कि शुरुआत ही परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप शायद कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, तो बस अपने स्टैंडर्ड्स कुछ कम कर दीजिए। अपने टारगेट को छोटा बना दीजिए, काम को छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए और सबसे जरूरी बात, खुद को परफेक्ट होने का बोझ मत दीजिए। आपको केवल शुरुआत करनी है, चाहे वह शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक बार आप गति में आ गए तो इनर्शिया खुद ही खत्म हो जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए। जब हमें मोटिवेटेड फील होगा तभी हम वह काम शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में मोटिवेशन का जन्म एक्शन से होता है। यानी अगर आप बिना मोटिवेशन के भी बस पहला कदम उठा लें तो धीरे धीरे आपको खुद ही मोटिवेशन मिलने लगेगा। जब आप किसी चीज को करने लगते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आपका दिमाग खुद ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगता है। मान लीजिए आपको एक लंबी बुक पढ़नी है, लेकिन आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा। आप सोच रहे हैं कि जब मुझे पढ़ने का मूड आएगा तब मैं इसे पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 पेज पढ़ने का एक्शन ले लें तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस प्रोसेस में घुसने लगेगा और आपको खुद ही लगेगा कि कुछ और पढ़ लिया जाए। यही चीज किसी भी काम पर लागू होती है, चाहे वह एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो, काम हो
या कोई नया स्किल सीखना हो, अगर आप शुरुआत कर लेंगे तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। मोटिवेशन की समस्या यह है कि यह एक अस्थायी टेम्पोरेरी चीज होती है। आप किसी मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच से मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वह मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसलिए अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप कुछ ही दिनों में फिर से सुस्त महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर आप एक्शन लेने की आदत बना लें तो आप बिना मोटिवेशन के भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वर्कआउट। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें एक्सरसाइज करने का मूड आए, फिर वे जिम जाएंगे। लेकिन अगर वे सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरुआत कर लें तो उनका शरीर और दिमाग धीरे धीरे उसमें लग जाएगा और फिर उनका मन करेगा कि कुछ और एक्सरसाइज कर ली जाए। यही प्रिंसिपल हर चीज पर लागू होता है। जब आप किसी भी काम को करने लगते हैं तो आपकी एनर्जी उस ओर शिफ्ट होने लगती है और मोटिवेशन अपने आप पैदा होने लगता है। सोचिए कि आपने कभी पहले किसी काम को करने में बहुत आलस महसूस किया होगा, लेकिन जब किसी कारणवश आपने उसे शुरू कर दिया तो आपको मजा आने लगा। इसका कारण यही है कि एक्शन लेने के बाद आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने के लिए ट्यून हो जाता है। कई बार हमें किसी काम की शुरुआत में बहुत बोर्डम महसूस होती है, लेकिन अगर हम इसे जारी रखते हैं तो वह चीज धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगती है। यह साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा माइंड उसे कंप्लीट करने की दिशा में काम करने लगता है। इसका एक और बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर की संदेह, सेल्फ डाउट और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं कि कोई काम मुश्किल है तो वह आपको और भी कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसे करना शुरू कर देते हैं तो आपको महसूस होता है कि वह उतना मुश्किल नहीं था जितना आपने सोचा था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्शन लेना आपकी सेल्फ इमेज को भी बदल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप आलसी, लेजी इंसान हैं तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट का एक्शन ले लें तो आप अपने बारे में नई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बिना मोटिवेशन के भी काम कर सकता है। ये सोचते ही आप और ज्यादा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोटिवेशन के लिए एक्शन जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए इसे साइकिल की तरह देख सकते हैं। जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो आपको छोटा सा रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट आपकी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और फिर आपको और ज्यादा करने की प्रेरणा मिलती है। धीरे धीरे यह मोटिवेशन बढ़ता जाता है और आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसे और आसान भाषा में कहें तो अगर आप किसी काम को करने का मन नहीं होने के बावजूद उसे शुरू कर देंगे तो कुछ ही देर में आपको खुद ही उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब आप बार बार ऐसा करने लगेंगे तो आपको मोटिवेशन का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक्शन लेंगे और एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होगा। अक्सर हम जब भी रिस्क का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डर पैदा होता है। हमें लगता है कि अगर हमने कोई बड़ा कदम उठाया और वह गलत साबित हुआ तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। यही सोच हमें कई नए अवसरों से दूर रखती है। लेकिन असल में रिस्क सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि ग्रोथ का एक जरिया भी हो सकता है। जब हम रिस्क को एक डराने वाली चीज की तरह देखने की बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो उसे गिरने का रिस्क होता है। अगर वह सिर्फ इस डर से कभी कोशिश ही ना करे कि वह गिर सकता है तो वह कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब वह यह रिस्क लेता है, गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है तो एक दिन वह बिना गिरे आराम से साइकिल चला सकता है। यही प्रिंसिपल हमारी पूरी लाइफ में लागू होता है। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन कंफर्ट जोन में रहने से हमें अपने जीवन को सीमित करना पड़ता है। जोन में रहने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप कभी ग्रो नहीं कर पाते। जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या कोई नया चैलेंज लेते हैं तो उसमें रिस्क तो होता है, लेकिन उसी के साथ सीखने और आगे बढ़ने के भी बहुत बड़े मौके होते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम उठा लें। इसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, यानी आप पहले सिचुएशन को एनालाइज करें, उसके फायदे और नुकसान को समझें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। जब आप इस तरह से रिस्क लेते हैं
तो आपके फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क को एम्ब्रेस करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप बार बार छोटे छोटे जोखिम लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो आपके अंदर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है, का सामना करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। धीरे धीरे आपका दिमाग फेलियर को एक सीखने का प्रोसेस मानने लगता है, न कि कोई ऐसी चीज जिससे डरना चाहिए। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स या लीडर्स हैं, उन्होंने कभी ना कभी कोई बड़ा रिस्क लिया है। अगर वे रिस्क लेने से डरते तो शायद वे आज उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। स्टीव जॉब्स ने रिस्क लिया और एप्पल को बनाया। एलोन मस्क ने रिस्क लिया और टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज खड़ी की। हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होता है। इसी तरह हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर हम हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करेंगे तो हम कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कोई इंसान किसी से अपने दिल की बात कहने से डरता है क्योंकि उसे रिजेक्शन का रिस्क है, तो वह कभी भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह रिस्क लेता है तो या तो उसे सक्सेस मिलेगी या फिर वह रिजेक्शन से कुछ नया सीख कर आगे बढ़ेगा। रिस्क लेने का मतलब यह भी नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे। कई बार आप फेल भी होंगे, लेकिन यही फेलियर्स आपको सिखाएंगे कि अगली बार चीज़ों को और बेहतर कैसे किया जाए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वे कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हर फेलियर से सीखा और अगली बार और बेहतर किया। अगर आप रिस्क से डरते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। इसे एक थ्रेट की तरह न देखें, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी मानें। जब भी आपको कोई नया मौका मिले तो सिर्फ यह मत सोचें कि इसमें क्या क्या गलत हो सकता है, बल्कि यह भी सोचें कि अगर यह सही हो गया तो आपको कितना फायदा होगा। यह सोचने की आदत आपको प्रोएक्टिव बनाएगी और आप अपनी लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे। रिस्क लेने का एक और फायदा यह है कि यह आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। जब आप किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है और नए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है और आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपके सामने कोई ऐसा मौका आए जिसमें रिस्क हो तो सिर्फ डर की वजह से उसे रिजेक्ट मत करें। सोच समझकर एनालाइज करें और अगर आपको लगे कि यह रिस्क वर्थ टेकिंग है तो इसे ज़रूर लें। हो सकता है कि यह आपका सबसे अच्छा डिसीजन साबित हो और आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाए। अक्सर जब हम अपने दिन को प्लान करते हैं तो हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। इसमें हम वे सारे काम लिखते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारा दिन खत्म हो जाता है और हमारी लिस्ट के बहुत सारे टास्क अधूरे रह जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, जो हमें फोकस्ड नहीं रहने देती। इसी वजह से हमें सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं बल्कि एक डोंट डू लिस्ट भी बनानी चाहिए। ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें वे सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारा ध्यान सही जगह पर रहे और हम प्रोडक्टिव रह सकें। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं तो आपका बहुत सारा समय बेकार चला जाता है। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट देखेंगे, लेकिन जब दोबारा घड़ी देखते हैं तो 30 से 40 मिनट निकल चुके होते हैं। इसी तरह अगर आप दिन भर में बार बार ईमेल चेक करते रहते हैं या हर छोटी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं तो आपकी एनर्जी गलत जगह खर्च होती है। डोंट डू लिस्ट इसी तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है ताकि आप उन आदतों से बच सकें जो आपके समय और प्रोडक्टिविटी को बर्बाद करती हैं। इस लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि दिन भर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपका ध्यान भटकाती हैं। क्या आप हर छोटी ब्रेक में अपना फ़ोन चेक करते हैं? क्या आप अनावश्यक बैठकों में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं? क्या आप बिना किसी प्लान के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं? इन सब चीज़ों को नोट करें और इन्हें अपनी डोंट डू लिस्ट में डाल दें। इससे आपको यह साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आपको किन चीज़ों से बचना है। डोंट डू लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको डिसिप्लिन सिखाती है। जब आपके पास यह स्पष्ट होता है कि आपको क्या नहीं करना है तो आप अपने इंपॉर्टेंट कामों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी लिस्ट में लिखा है कि मैं सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा।
तो जब भी आपका मन करेगा कि फ़ोन उठाकर इंस्टाग्राम या ट्विटर देख लें, आपकी लिस्ट आपको याद दिलाएगी कि यह आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस ज़्यादा मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन असल में स्मार्ट तरीके से काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ व्यस्त बिजी रहने की बजाय अपने समय का सही इस्तेमाल करें तो आप कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं। डोंट डू लिस्ट आपको यह समझने में मदद करती है कि कौन से काम सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहे हैं और उनसे बचकर आप अपनी एनर्जी सही दिशा में लगा सकते हैं। इसे और बेहतर बनाने के लिए आप अपनी लिस्ट को समय समय पर अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि सिर्फ सोशल मीडिया आपका ध्यान भटकाता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको महसूस हो कि बार बार अनावश्यक मीटिंग्स भी आपका बहुत समय ले रही हैं। ऐसे में आपको अपनी डोंट डू लिस्ट में यह भी जोड़ना होगा कि मैं बेकार की मीटिंग्स में शामिल नहीं होऊंगा। इसी तरह आप अपने अनुभव के आधार पर अपनी लिस्ट को रिफाइन करते रहें। एक और महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि डोंट डू लिस्ट केवल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपको इमोशनल और मेंटल क्लैरिटी भी देती है। कई बार हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आदत होती है कि हम ना नहीं कह पाते। अगर आपकी लिस्ट में यह लिखा हो कि मैं ऐसे कामों के लिए हाँ नहीं कहूँगा जो मेरे गोल्स से मेल नहीं खाते, तो ये आपको अननेसेसरी कमिटमेंट्स से बचाने में मदद कर सकता है। अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर, राइटर या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो यह लिस्ट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है डीप वर्क, यानी वह समय जब आप पूरी तरह से फोकस होकर अपना सबसे अच्छा काम कर सकें। लेकिन अगर आपका ध्यान बार बार छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से भटकता रहेगा, तो आप कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डोंट डू लिस्ट आपको यह क्लैरिटी देती है कि कौन से काम आपको अवॉइड करने हैं, ताकि आप अपने सबसे ज़रूरी टास्क पर पूरा ध्यान लगा सकें। ये लिस्ट केवल प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आ सकती है। मान लीजिए कि आप अपनी हेल्थ को सुधारना चाहते हैं। अगर आपकी डोंट डू लिस्ट में यह लिखा हो कि मैं रात 11 बजे के बाद जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो ये आपको सही चॉइसेस बनाने में मदद करेगा। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आप लिस्ट में यह जोड़ सकते हैं कि मैं ऐसे लोगों के साथ समय नहीं बिताऊंगा जो मेरी एनर्जी ड्रेन करते हैं। अंत में यह समझना ज़रूरी है कि जितना ज़रूरी क्या करना है यह तय करना है, उतना ही ज़रूरी यह तय करना भी है कि क्या नहीं करना है। हम सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, और अगर हम सही जगह अपनी एनर्जी लगाना सीख लें, तो हम अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक छोटी सी डोंट डू लिस्ट बनाना एक आसान लेकिन पावरफुल तरीका है अपने दिन को बेहतर और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने का। अगर आप इसे ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी एफिशिएंसी, फोकस और ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ने लगती है। हमारी ज़िंदगी में हर दिन कई सारे काम होते हैं, कुछ ज़रूरी होते हैं तो कुछ कम ज़रूरी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम उन कामों में उलझे रहते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, और जो असल में हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं वे काम पीछे छूट जाते हैं। इसका कारण ये है कि हम अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज़ को सही तरीके से सेट नहीं कर पाते। यहीं पर बर्नर लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण कामों को अलग अलग रख सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जी और अटेंशन सही दिशा में लगे। बर्नर लिस्ट का आइडिया यह है कि आप अपने टास्क को 2 हिस्सों में बांटें, फ्रंट बर्नर और बैक बर्नर। फ्रंट बर्नर में वे चीज़ें आती हैं जो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं, जिन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये वे टास्क होते हैं जो आपके बड़े गोल्स को हासिल करने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ बैक बर्नर में वे चीज़ें आती हैं जो ज़रूरी तो हैं, लेकिन फ़िलहाल उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये वो काम हो सकते हैं जो आप बाद में कर सकते हैं या जो उतने क्रिटिकल नहीं हैं। सोचिए कि आप एक शेफ़ हैं और किचन में कई चीज़ें एक साथ बना रहे हैं। एक स्टोव पर कुछ पक रहा है जिसे लगातार चलाते रहना है ताकि वह ठीक से बने, यही आपका फ्रंट बर्नर है। वहीं कुछ चीज़ें धीमी आंच पर रखी हुई हैं जिन्हें समय आने पर देखा जा सकता है
यही आपका बैक बर्नर है। ठीक इसी तरह जब हम अपनी लाइफ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को सही जगह फोकस कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वह आपका फ्रंट बर्नर टास्क होगा। लेकिन अगर आप साथ ही साथ कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या किसी नए आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो वह बैक बर्नर पर जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैक बर्नर के टास्क बेकार हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें अभी उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। इससे आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप सबसे ज़रूरी चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं। बर्नर लिस्ट को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डिसीजन मेकिंग को आसान बना देती है। जब भी कोई नया टास्क सामने आता है तो आप तुरंत तय कर सकते हैं कि वह किस बर्नर पर जाना चाहिए। इससे आपका दिमाग क्लटर फ्री रहता है और आप ज़रूरी चीज़ों को मिस नहीं करते। इसका दूसरा फायदा यह है कि यह आपको मल्टीटास्किंग से बचाता है। अक्सर लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि वे किसी भी काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब आप जानते हैं कि कौन सा काम फ्रंट बर्नर पर है तो आप पूरी तरह उसी पर ध्यान लगा सकते हैं और बाकी चीज़ों को बाद में संभाल सकते हैं। बर्नर लिस्ट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप इसे हर हफ्ते या महीने में रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटीज़ समय के साथ बदलती हैं। जो काम आज बैक बर्नर पर है हो सकता है कि कुछ हफ्तों बाद उसे फ्रंट बर्नर पर लाने की ज़रूरत पड़े। इसलिए इसे समय समय पर अपडेट करना ज़रूरी है। यह सिस्टम न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपको मेंटल क्लैरिटी भी देता है। जब आपका दिमाग बार बार यह सोचने में उलझा नहीं रहता कि अभी क्या करना चाहिए। असिस्टेंट चाहते हैं तो आप इसे अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो उसे फ्रंट बर्नर पर रखें। वहीं अगर आप किसी नई किताब को पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी वक्त नहीं मिल रहा तो उसे बैक बर्नर पर रख सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी यह तरीका बहुत काम आता है। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपके पास कई आइडियाज़ हैं, लेकिन सब पर एक साथ काम करना संभव नहीं है। तब आप बर्नर लिस्ट बनाकर यह तय कर सकते हैं कि कौन सा आइडिया सबसे ज़रूरी है और किसे बाद में एक्सप्लोर किया जा सकता है। बर्नर लिस्ट का असली जादू इस बात में है कि यह आपको डिसिप्लिन सिखाती है। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि हर टास्क एक जैसा ज़रूरी नहीं होता और अगर आप हर चीज़ पर एक साथ ध्यान देंगे तो कुछ भी अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। जब आप यह समझ जाते हैं कि किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है और किन्हें फ़िलहाल साइड में रखना है तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस दोनों बढ़ने लगती हैं। इसलिए अगर आप अपने दिन को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और सही चीज़ों पर अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं तो बर्नर लिस्ट को अपनी लाइफ में शामिल करें। ये एक आसान लेकिन पावरफुल तरीका है जो आपको क्लैरिटी देगा और आपके सबसे ज़रूरी गोल्स को पूरा करने में मदद करेगा। हमारी ज़िंदगी में हर दिन बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। कई बार हम बहुत छोटे छोटे डिसीजंस पर भी इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा दिमाग थक जाता है और बड़े डिसीजंस लेने की एनर्जी ही नहीं बचती। इसे ओवर एनालिसिस कहा जाता है और ये हमारी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों को कम कर देता है। इसका सबसे अच्छा समाधान है सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल अपनाना। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिससे आप जल्दी और सही डिसीजंस ले सकते हैं बिना ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार में फंसे। सोचिए कि अगर हर बार आपको यह सोचना पड़े कि आपको सुबह क्या पहनना है, क्या नाश्ता करना है या किस ईमेल का जवाब पहले देना है, तो आपका दिमाग इन छोटे छोटे डिसीजंस में ही उलझ जाएगा। यही कारण है कि कई सक्सेसफुल लोग अपने रोज़मर्रा के डिसीजंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक जैसा कपड़ा पहनते थे ताकि उन्हें हर दिन इस बारे में डिसीजन न लेना पड़े। इसी तरह अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क अपना लें तो आपका दिमाग ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पर फोकस कर पाएगा। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल का मतलब है कि आपके पास एक प्री डिफाइंड सिस्टम हो जो आपको यह तय करने में मदद करे कि कौन सा डिसीजन कैसे लेना है। इससे आप सोचने में कम समय लगाएंगे और आपकी चॉइसेस आपके गोल्स के साथ अलाइंड रहेंगी। ये मॉडल खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अक्सर डिसीजन पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, यानी जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम ये तय ही नहीं कर पाते कि कौन सा सही है। इस मॉडल को अपनाने का पहला स्टेप ये है कि आपको यह तय करना होगा कि आप किन तरह के डिसीजंस को ऑटोमेट कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप रोज यह सोचने में समय लगाते हैं कि आपको जिम जाना चाहिए या नहीं, तो इसे ऑटोमेट कर लें, यानी हफ्ते के कुछ दिन फिक्स कर लें कि उन्हीं दिनों जाना है, चाहे कुछ भी हो। इससे हर दिन इस डिसीजन को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा स्टेप है डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया सेट करना, यानी जब भी आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो आपके पास कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपको सही चॉइस चुनने में मदद करें। जैसे कि क्या यह डिसीजन मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स से मेल खाता है? ज़ेरेनिया, क्या इससे मेरा समय और एनर्जी सही दिशा में लगेगा? ज़ेरेनिया, अगर मैं यह डिसीजन गलत लेता हूं तो उसका सबसे बुरा असर क्या हो सकता है? जब आपके पास ये प्री डिफाइंड फिल्टर्स होंगे तो आप बिना ज्यादा सोचे समझे सही डिसीजन ले पाएंगे। तीसरा स्टेप है पास्ट डिसीजन से सीखना। अगर आपने पहले कोई गलत डिसीजन लिया था तो उस पर एनालाइज करें कि गलती कहाँ हुई थी और अगली बार उस गलती को अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेहतर होगी और आप फ्यूचर में ज्यादा कॉन्फिडेंट चॉइसेस ले पाएंगे। ये मॉडल न केवल आपकी स्पीड को बढ़ाता है बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ाता है। जब आप बार बार सोचने की बजाय एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा रिलैक्स रहता है और स्ट्रेस भी कम होता है। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचाता है। जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आप हर छोटी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और केवल उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन जाते हैं। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं तो आप अपने काम के डिसीजंस को कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि अर्जेंट टास्क्स, इंपॉर्टेंट बट नॉन अर्जेंट टास्क्स और कंप्लीटली अवॉइडेबल टास्क्स। इससे आपको तुरंत यह समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है और किसे छोड़ देना है। पर्सनल लाइफ में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप हर बार यह सोचते हैं कि आपको वीकेंड पर क्या करना है तो आप पहले से ही कुछ ऑप्शंस फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि एक दिन फैमिली के साथ बिताना, एक दिन खुद के लिए रखना और एक दिन किसी नए एक्सपीरियंस के लिए। इससे आपको बार बार डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका समय ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल को अपनाने से आप न सिर्फ तेज़ी से डिसीजंस ले पाएंगे बल्कि आपको यह भी समझ में आएगा कि आपके चॉइसेस आपके गोल्स के साथ अलाइंड हैं या नहीं। ये एक पावरफुल तरीका है जो आपको ओवर थिंकिंग से बचाकर स्मार्ट और कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर बनाता है। हम सबकी बॉडी एक खास तरह की रिदम के हिसाब से काम करती है जिसे अल्ट्राडायन रिदम्स कहा जाता है। ये वही नेचुरल साइकिल है जो हमारी एनर्जी लेवल्स को पूरे दिन में ऊपर नीचे करती रहती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि सुबह के किसी समय आप बहुत एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक से थकान या डिस्ट्रैक्शन महसूस होने लगती है। यही अल्ट्राडायन रिदम्स का असर होता है। अगर हम इस नेचुरल एनर्जी साइकिल को समझकर अपने काम का स्केड्यूल बनाएं तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वे पूरे दिन एक ही तरह की एनर्जी एक्सपेक्ट करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार काम करेंगे तो उनका आउटपुट हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी हर 90 से 120 मिनट के साइकिल में काम करती है, यानी लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें एक छोटे ब्रेक की ज़रूरत होती है। अगर हम इस नेचुरल साइकिल के हिसाब से काम करें तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और कम थके हुए महसूस करेंगे। सोचिए, अगर आप अपने हाईएस्ट एनर्जी लेवल के समय सबसे ज़रूरी और डिमांडिंग टास्क्स करें तो आपका काम कितना एफिशिएंट हो जाएगा। और जब आपकी एनर्जी लो हो तो आप ऐसे काम करें जो ज़्यादा दिमागी मेहनत नहीं मांगते, जैसे कि ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना या प्लानिंग करना। इस तरह आप अपने शरीर की नेचुरल रिदम के साथ काम करेंगे, न कि उसके खिलाफ। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने एनर्जी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। एक हफ्ते तक ध्यान दें कि दिन के किस समय आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करते हैं और किस समय आपको सुस्ती या डिस्ट्रैक्शन महसूस होती है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी पीक फो मानसू हॉर्स कौन से हैं। जब आपको अपने पीक हॉर्स का पता चल जाए तो उन घंटों में सबसे क्रिटिकल काम करें, वह काम जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन
और क्रिएटिविटी मांगता है। जैसे कि अगर आप राइटर हैं तो अपनी राइटिंग सुबह के हाई एनर्जी आवर्स में करें। अगर आप किसी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग पर काम कर रहे हैं तो इसे भी अपने पीक टाइम में रखें। दूसरी तरफ जब आपकी एनर्जी नेचुरली लो होती है तो उस समय लाइट टास्क्स करें, जैसे कि कॉल्स, ईमेल्स या कैजुअल डिस्कशंस। बहुत से लोग ये सोचकर गिल्ट महसूस करते हैं कि वे पूरे दिन लगातार हाई एनर्जी पर काम नहीं कर पाते, लेकिन असल में ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग भी ब्रेक्स लेते हैं और अपने शरीर की नेचुरल एनर्जी के हिसाब से काम करते हैं। जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है तो आप स्मार्ट तरीके से अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अल्ट्राडाइन रिदम्स को अपनाने का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे बर्नआउट से बचा जा सकता है। जब हम बिना रुके लगातार काम करते हैं तो हमारी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाती है और हम जल्दी थक जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने एनर्जी साइकिल्स को ध्यान में रखकर सही समय पर ब्रेक लेते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बनी रहती है और हम लंबे समय तक हाई परफॉर्मेंस पर काम कर सकते हैं। अगर आप इस अप्रोच को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डेली स्केड्यूल को कुछ फ्लेक्सिबल बनाइए। ज़रूरी नहीं कि आप हर समय एक जैसा परफॉर्म करें। आपको बस ये समझना है कि कौन से घंटे आपके सबसे प्रोडक्टिव होते हैं और कौन से घंटे आपको रिलैक्स करने के लिए चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह 10 से 12 बजे के बीच सबसे ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है तो उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग काम करें। फिर 12 से 12:30 तक एक छोटा ब्रेक लें, वॉक करें, पानी पिएं या कुछ देर आराम करें। इसके बाद दोबारा काम पर लौटें, लेकिन अब लाइट टास्क्स को प्रायोरिटी दें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट का तरीका है। जब आप अपने अल्ट्राडियन रिदम्स के हिसाब से काम करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से कम एफर्ट में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं और आपका दिमाग ज़्यादा फ्रेश और फोकस्ड महसूस कर रहा है। हमारी बॉडी एक नेचुरल रिदम के हिसाब से काम करती है जिसे अल्ट्राडाइन रिदम्स कहते हैं। यह हमारे एनर्जी लेवल्स को पूरे दिन कंट्रोल करता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि एक समय पर आप सुपर फोकस्ड होते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद आपको थकान या डिस्ट्रैक्शन महसूस होने लगती है। ये इसी रिदम का असर है। अगर हम इसे समझकर अपने काम का सही स्केड्यूल बनाएं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पूरे दिन एक जैसी एनर्जी बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी हर 90 से 120 मिनट के एक साइकिल में काम करती है, यानी 1.5-2 घंटे बाद हमारी एनर्जी नेचुरली कम होने लगती है और हमें ब्रेक की ज़रूरत होती है। अगर हम इस नेचुरल साइकिल के हिसाब से काम करें तो हम कम एफर्ट में ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने एनर्जी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। दिन के कौन से घंटे आपकी पीक परफॉर्मेंस के हैं और कब आपको थकान महसूस होती है, यह समझें। फिर अपने हाई एनर्जी टाइम में सबसे ज़रूरी काम करें, वह जो सबसे ज़्यादा फोकस और क्रिएटिविटी मांगता है। जब एनर्जी लो हो तो ईमेल्स, मीटिंग्स, कैजुअल टास्क्स को उस समय करें। बहुत से लोग गिल्ट महसूस करते हैं कि वे पूरे दिन हाई परफॉर्मेंस पर काम नहीं कर पाते, लेकिन स्मार्ट वर्क यही है कि आप अपने बॉडी रिदम के साथ काम करें, न कि उसके खिलाफ। दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग भी ब्रेक्स लेते हैं और सही समय पर सही काम करते हैं। इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि आप बर्नआउट से बचते हैं। अगर आप बिना रुके लंबे समय तक काम करेंगे तो आपकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप अल्ट्राडियन साइकिल्स को फॉलो करके सही समय पर ब्रेक लेंगे तो आप एफिशिएंट बने रहेंगे। अगर आप इस अप्रोच को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो रिजिड टाइम टेबल छोड़ें और अपने नेचुरल रिदम्स को समझें। जब आप हाई एनर्जी मोड में हो तो चैलेंजिंग टास्क्स करें और जब एनर्जी लो हो तो लाइट टास्क्स करें। 30 मिनट के छोटे ब्रेक लेने से भी फोकस और एफिशिएंसी बनी रहती है। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट है। जब आप अपने अल्ट्राडियन रिदम्स के हिसाब से काम करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले से कम एफर्ट में ज़्यादा काम हो रहा है और आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश और फोकस्ड महसूस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।